हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आज हमारी जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौतिक विभाजन। क्या टॉपिक रहेगा? राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो चलो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था। संपूर्ण विश्व किसके रूप में था? एक पिंड के रूप में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर सागर, जिसे क्या कहा जाता है? पेंथालासा। यानी इसके चारों ओर जो समुद्र का भाग है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पेंथालासा के नाम से। तो इसके बारे में मैं अलग से आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो ये पेंजिया है, इसके बारे में अलग से जानकारी देना चाहूँगा कि ये हमारा ग्लोब है, यानी ग्लोब के रूप में है। और ये जो भूभाग वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? भूभाग वाला क्षेत्र। इसे किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से। तो पेंजिया एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था। पेंजिया क्या था? एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था जो पृथ्वी के सभी महाद्वीपों को एक साथ जोड़ता था। यानी पृथ्वी के सभी जो महाद्वीप है, लोरिएशिया है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये अलग अलग जो महाद्वीप हैं, इनको सभी को क्या करता है? एक साथ जोड़ता था। सभी को क्या करता था? एक साथ जोड़ता था। जो पेंजिया का निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले तक अस्तित्व में रहा था। जो ये पेंजिया है वो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले तक ये अस्तित्व में रहा था। और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था। यानी ये जो पेंजिया है, ये भूभाग वाला है, इसके चारों ओर जो ये विशाल महासागर है, इसके चारों ओर क्या है? ये विशाल महासागर है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पेंथालासा के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता है? पेंथालासा के नाम से इसको जाना जाता है। पेंजिया ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी पेंजिया जो शब्द है वो किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी या पूरी पृथ्वी। पेंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें भूभाग वाला क्षेत्र आता है, उसे कहा जाता है। पेंथालासा क्या है? पेंथालासा भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी जो पेंथालासा शब्द है वो किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सभी समुद्र या जल का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? पेंथालासा कहा जाता है। पेंजिया के अस्तित्व का सबसे पहले जो वर्णन करता है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? पेंजिया का जो सबसे पहले वर्णन या अस्तित्व में लाता है, इसके बारे में जानकारी देता है, उसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। इसका नाम क्या है? अल्फ्रेड वेगनर। यानी पेंजिया को अस्तित्व में लाने या दुनिया के सामने रखने का जो विचार है वो अल्फ्रेड वेगनर का था। 1912 में इसने ये प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के एक भाग के रूप में प्रस्ताव दिया था इसने। यानी किसके रूप में प्रस्ताव दिया था इसने? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में इसने प्रस्ताव दिया था। वेगनर के अनुसार पृथ्वी के महाद्वीप अतीत में एक विशाल महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। यानी वेगनर के अनुसार ये जो पृथ्वी का जो भाग है वो एक विशाल महाद्वीप के रूप में, सारे महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे, जिसे इसने पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण भूवैज्ञानिकों द्वारा महाद्वीपों पर पाए गए जीवाश्मों और चट्टानों के प्रकार, समानता एवं उनकी समानताएं आदि है वो दर्शाने का प्रयास किया। तो ये अलग अलग रूपों में इन्होंने इन महाद्वीपों के बारे में जानकारी दी थी। तो देखो आगे देखते हैं कि पेंजिया है, पेंजिया के कितने भाग हैं? 2 भाग बने हुए हैं। पेंजिया के कितने भाग बने हुए हैं? 2 भाग। पेंजिया के 2 भाग बने हैं। जो बीचों बीच है उसे तेटिस सागर के नाम से जाना जाता है। जो बीच का जो जल का भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तेटिस सागर के नाम से जाना जाता है। इसके 2 भाग हैं, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को तो अंगारालैंड के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग को किसके नाम से जाना जाता है? अंगारालैंड के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिणी भाग है, यानी ये वाला भाग, यानी
ये वाला जो दक्षिणी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। उनके मध्य अभी मैंने बताया था कि तेटिस सागर जो जल का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तेटिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में देखो, राजस्थान में गोंडवाना लैंड व तेटिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। जो हमारा जो राजस्थान है इसमें गोंडवाना लैंड और तेटिस सागर के क्या पाए जाते हैं? अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा, यानी सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा था? वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? राजस्थान का भूगोल। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। पहला भाग है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है इस नाम से। दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली, यानी जो राजस्थान की जो जीवन रेखा है उसके रूप में, अरावली के रूप में, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और सातवां है वो चंबल भीड़ प्रदेश के प्रदेशों के रूप में, यानी 7 भौतिक प्रदेशों के रूप में वीसी मिश्रा ने राजस्थान को अलग अलग प्रदेशों के रूप में बांटा था। और फिर हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा था। राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा था? 4 प्रदेशों में बांटा था। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का जो ये पश्चिमी, ये तो इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दक्षिण का भाग और ये पूर्व का भाग। तो राजस्थान को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी राजस्थान का ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, एक इसके रूप में अरावली, राजस्थान की जो जीवन रेखा इसके बीचों बीच का जो भाग है, मध्य अरावली प्रदेश ये भाग है, ये इसके रूप में, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और राजस्थान का जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके रूप में, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये वाला प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में इन्होंने 4 भागों में बांटा था। तो इसके देखो 4 भागों में, अलग अलग भागों में समय का क्रम है वो कर्मों के रूप में अलग अलग रूपों में बांटा था। जो मध्य मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में कुछ अलग से मैं जानकारी देना चाहूँगा राजस्थान के बारे में। तो देखो अरावली यानी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है? मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या है 40%। यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें जनसंख्या निवास कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 40% लोग निवास करते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 61.11% है, यानी क्षेत्रफल कितना है? 61.11% क्षेत्र में ये निवास करता है। ये क्षेत्र स्थित है भारत के रूप। उसके बाद में अरावली की जो जनसंख्या है, अरावली में जो जनसंख्या निवास करती है वो 10% जनसंख्या निवास करती है, और इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 9% है। 9-10 का आंकड़ा याद रहने का अच्छा तरीका है, 9 और 10, ठीक है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्षेत्रफल है वो 23% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है? 23% है। और इसकी जनसंख्या कितनी है? 39% है। जनसंख्या कितनी है? 39% है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.89% है। और इसकी जो जनसंख्या है वो 11% है। जनसंख्या कितनी परसेंट है? 11% है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 11% है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी अब हम जानकारी करेंगे कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में। 7000 वर्ष पूर्व प्लेस्टोनीस हिमयुग राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब थार का मरुस्थल है। यानी 7000 वर्ष पहले इसमें राजस्थान में क्या थी? राजस्थान में इसमें किन की उपस्थिति? वनों की उपस्थिति थी। यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इनमें अथाह वन थे और वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब क्या है? ये एक मरुस्थल के रूप में
विभाजित हो गया है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में, ये भारत के किस में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। यानी जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पर भारत में कहाँ पर फैला हुआ है? भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ये फैला हुआ है। और संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में स्थित है। यानी जो संपूर्ण थार का मरुस्थल है इसका 62% हिस्सा है वो केवल राजस्थान में विस्तृत है। राजस्थान में मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 16 जिले हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय जिले जो पूर्ण रूप से मरुस्थल में जो जिले हैं वो कितने हैं? 16 जिले हैं। पहला जिला है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जैसलमेर। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, बियावर, पाली, नागौर और डीडवाना, कुचामन और जालोर। ये डीडवाना, कुचामन और जालोर ये ज़िले हैं वो 16 ज़िले हैं जो मरुस्थलीय ज़िले हैं। और अरावली के पश्चिम में स्थित जो हमारी जो महान वृंश यानी जो राजस्थान की जो जीवन रेखा है अरावली है, इसके जो पश्चिमी जो जितने भी ज़िले हैं वो कितने हैं? 17 ज़िले हैं। यानी मरुस्थलीय ज़िले तो कितने हैं? 16। यानी पश्चिमी क्षेत्र में जो मरुस्थलीय ज़िले हैं वो कितने हैं? 16 हैं। लेकिन अरावली के पश्चिम में स्थित ज़िले कितने हैं? 17 ज़िले हैं। 17 ज़िले हैं। जो सिरोही अरावली के पश्चिम में है लेकिन ये मरुस्थलीय नहीं है। यानी एक ऐसा ज़िला है सिरोही है जो अरावली के पश्चिम में है लेकिन ये मरुस्थल में नहीं आता है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर होता रहा है। यानी मरुस्थल का विस्तार लगातार किधर हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी ये इधर पश्चिम है, ये इधर पूर्व है, तो यहाँ इधर से इधर पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का विस्तार लगातार होता रहा है। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार मरुस्थल का जो विस्तार है वो लगातार होता रहा है। इसका विस्तार राजस्थान में 61.11% लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है। यानी लगभग कितने तिहाई भाग पर रेगिस्तान है? लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है। 61.11%। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये जो जितनी भी क्लासें हैं इनके हर एक लाइन है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान लगा के इसे थोड़ा। तथा राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में मरुस्थल है वो फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका सामान्यतः ढाल कौन सा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार है। उत्तर पूर्व क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। यानी जो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र की समुद्र यानी जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इसकी समुद्र से ऊंचाई औसतन कितनी है? 300 मीटर है। तथा दक्षिणी भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? 150 मीटर है। यानी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसकी तो 300 मीटर है और दक्षिणी भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 150 मीटर है। तो अतः थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। यानी थार का जो मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से सबसे कम है। पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। यानी पिछले एक दशक में सर्वाधिक जो उल्कापिंड है यानी जो अंतरिक्ष में से जो उल्काएं गिरती है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर गिरी है? थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा उल्कापिंड है वो गिरे हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी जो थार का मरुस्थल है विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, सर्वाधिक इसमें आबादी जनसंख्या पाई जाती है और सर्वाधिक जैव विविधता
वाला मरुस्थल कहलाता है। ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये क्या है? ग्रेट क्या है? ये ग्रेट जो पेलियो आर्कटिक अफ्रीका का मरुस्थल का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग माना जाता है। ये यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। यानी यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें, जिनमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है, जिनमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र व चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश को गुजरातरा कहा है। यानी डॉक्टर जो ईश्वरीय प्रसाद है इसने तो रुक्ष क्षेत्र, और जो ह्वेनसांग है चीनी यात्री, इसने गुजरातरा कहा है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। यानी सीधे शब्दों में देखा जाए तो रेगिस्तान का जो आगे बढ़ना, यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध गांव है। रेगिस्तान के मार्च के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाचना गांव जैसलमेर में है, जो प्रसिद्ध गांव है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को समान दो भागों में विभाजित करती है। यानी जो 50 सेमी वर्षा रेखा है राजस्थान को समान दो भागों में विभाजित करती है। यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेशों की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। जो ये मरुस्थलीय ये जो 50 सेमी वर्षा रेखा है वो अरावली के पश्चिम और पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। यानी जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी इसको दो भागों में बांटा है। जो पहला है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। जिले कौन से आते हैं इसमें? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। वर्षा इसमें 0 से 25 सेमी, यानी वर्षा कितनी होती है इन जिलों में? 0 से 25 सेमी वर्षा होती है। सम जैसलमेर वनस्पति रहित न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है जैसलमेर। यानी सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर में। लाठी सीरीज जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा। यानी ये जो लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक, जैसलमेर में कहाँ से कहाँ तक है? पोखरण से मोहनगढ़ तक कितने किलोमीटर की है? 80 किलोमीटर लंबी, जो पृथ्वी के अंदर यानी आंतरिक बहती मीठे पानी की जो जलधारा है जिसे क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। चंदन नलकूप यानी जो जैसलमेर में है चंदन नलकूप, जो लाठी सीरीज के पास जैसलमेर में मीठे पानी का नलकूप है। लाठी सीरीज है उसके पास जैसलमेर में क्या है? मीठे पानी का नलकूप है। इसे थार का घड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस नलकूप को किस नाम से जाना जाता है? थार के घड़े के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो ये इधर ये चित्र के रूप में दिखाया गया है। इसमें जो जैसलमेर के चंदन गांव में स्थित चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। जोरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर बाड़मेर में मिली है। यानी जोरासिक जो युग है उसकी चट्टानें कहाँ पर मिली है? जैसलमेर और बाड़मेर में मिली है। आकलवुड फॉसिल पार्क इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। आकल नेशनल वुड फॉसिल पार्क, ठीक है। जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म मौजूद हैं। यानी जैसलमेर में सबसे पुराने 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म यानी जो लकड़ी है उसके जीवाश्म यानी मौजूद है। बाप बोल्टर क्षेत्र यानी बाप
कौन से ज़िले में? फलोदी में। परमियम कार्बोनिक फेरिस काल के हिमानीकृत गोलासम भी इसके अवशेष कहाँ पर मिले? बाब बोल्डर फलोदी जोधपुर में मिले हैं। बालू का स्तूप मुक्त रहित क्षेत्र फलोदी, पोखरण और जैसलमेर। कौन सा क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो फलोदी, पोखरण और जैसलमेर है। वह बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। ये किसके मध्य फैला हुआ है? बालोतरा, यानी फलोदी, पोखरण, जैसलमेर से बालोतरा के मध्य ये क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो फैला हुआ है। चट्टानी मरुस्थल का भाग है जो टीला रहित क्षेत्र है जिसमें हमादा कहा जाता है, यानी जो चट्टानी जो यानी मरुस्थल के मध्य जो क्षेत्र चट्टान के रूप में है जिसे किस नाम से जाना जाता है? हमादा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल का 41.50% भाग है, यानी ये पश्चिमी मरुस्थल का 41.50 मरुस्थल का भाग है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, यानी बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो पश्चिमी मरुस्थल का 58.50% भाग पर है। और सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। यानी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का बांगर क्षेत्र, यानी जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का बांगर क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? बांगर क्षेत्र। जिला कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर। वर्षा कितनी होती है? 25 सेमी से 50 सेमी तक। इसमें वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेमी तक इसमें वर्षा होती है इस क्षेत्र में। गग्गर का मैदान जिला कौन सा है? गग्गर के मैदान के जो ज़िले हैं वो कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। यानी गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना, यानी ये क्षेत्र किससे बना है? जो गग्गर नदी है उसके द्वारा जो लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी होती है उस मिट्टी से ये मैदान बना है। गग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, यानी गग्गर के जो पाट है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़ में नाली के नाम से। शेखावाटी क्षेत्र है। जिले हैं, जिले कौन से? शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू। इस क्षेत्र में ज़मीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती है। इस क्षेत्र में यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें ज़मीन के नीचे क्या पाई जाती है? चूने की परतें पाई जाती है। वर्षा जल चूने की परतों में बहता है। वर्षा जल क्या होता है? चूने की परतों में बहता रहता है, इसीलिए इसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। यानी इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। चूने की परतों के कारण ही यहाँ अधिक गर्मी व अधिक सर्दी पड़ती है। यानी किन के कारण ये सर्दी अधिक और गर्मी अधिक पड़ती है? गर्मी अधिक और सर्दी भी क्या होती है? अधिक। तो ये चूना की जो परतें हैं, चूने की परतें हैं, इसी के कारण इस क्षेत्र में अधिक तो गर्मी होती है और अधिक ही सर्दी पड़ती है। यह प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो अब अनुपजाऊ हो गई है, यानी प्राचीन काल में जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी उपजाऊ मिट्टी, अब वर्तमान में क्या हो गई है? अनुपजाऊ हो गई है। अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। यानी जो राजस्थान का बांगर प्रदेश है, इसीलिए तो इसको बांगर कहा है। जो अनुपजाऊ मिट्टी है इसको क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश। इसीलिए शेखावाटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो शेखावाटी क्षेत्र में आता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश के नाम से। नोट: नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। जो नदियों द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। और बांगर किसे कहा जाता है? बांगर कहा जाता है जो अनुपजाऊ मिट्टी होती है, यानी अनुपजाऊ जो पुरानी जो मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और खादर है वो नई मिट्टी, यानी जो नदियों द्वारा जो नई मिट्टी लाकर जमा की जाती है उस क्षेत्र को, जो उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। शेखावाटी में घास के मैदान, पशु चारागाह है
को किस नाम से जाना जाता है? बीड के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है? कांतली नदी। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली नदी है। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा, क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। यानी जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यानी इस क्षेत्र की शेखावाटी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों को तोरावाटी पहाड़ियाँ कहा जाता है। यानी जो शेखावाटी की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। यानी जो शेखावाटी में जो वर्षा जल संग्रहण के लिए, वर्षा का जो जल है उसको संग्रहण करने के लिए जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि शेखावाटी प्रदेश व लूनी बेसिन के मध्य नागौर, डीडवाना, कुचामन की भूमि जो ऊंची उठी हुई है उसे क्या कहा जाता है? नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि है वो कौन सी क्षेत्र की है? जो शेखावाटी क्षेत्र, जो शेखावाटी प्रदेश व लूनी बेसिन के मध्य, यानी शेखावाटी प्रदेश और जो लूनी बेसिन के मध्य जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। औसतन इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर की औसतन इसकी ऊंचाई है। यानी जो नागौरी उच्च भूमि है इसकी ऊंचाई कितनी है? औसतन कितनी है? 300 से 500 मीटर की इसकी औसतन ऊंचाई है। और नागौरी उच्च भूमि के बारे में थोड़ी सी अलग से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि इस प्रदेश की जो मिट्टी है, जो ये नागौरी उच्च भूमि है, इस प्रदेश की जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या है? लवण है। लवण है जो सोडियम क्लोराइड, लवण किसकी अधिकता है? सोडियम क्लोराइड की अधिकता है, लवण की अधिकता है। यही कारण है कि ये जो रेतीली, ये जो भूमि है वो कौन सी है? बंजर और रेतीली है। यानी इस सोडियम क्लोराइड के कारण ही ये जो रेतीली भूमि है वो बंजर है। और इस प्रदेश में गहराई में माइक्रोसिस्ट नमक की चट्टानें हैं वो पाई जाती है। यानी जो माइक्रोसिस्ट नमकीन की जो चट्टानें हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती है, जो केशाकर्षण के कारण नमक की सतह पर, यानी जो ये केशाकर्षण की कारण है, जो केशाकर्षण का कारण है, इसके कारण जो नमक है वो सतह पर आ जाता है। इसलिए यहाँ की जो झीलें होती है वो खारी होती है और नमक उत्पादन मुख्य रूप से इस क्षेत्र में होता है। जो नागौरी उच्च भूमि जो प्रदेश है इनके जो 3 भाग हैं, एक तो पहला भाग है जो मकराना क्षेत्र का, यानी जो मकराना श्रेणी का जो भाग है, यानी जो नागौरी उच्च भूमि का 3 भागों में इसे बांटा गया है। जो पहला क्षेत्र कौन सा है? मकराना उच्च श्रेणी का जो क्षेत्र है वो एक गोठ मांगलोद का क्षेत्र या श्रेणी, एक जायल श्रेणी, यानी 3 श्रेणियां हैं, एक तो मकराना, गोठ मांगलोद और जायल श्रेणियां। यानी जो इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें हैं। जो सांबर, कौन सी झीलें? सांबर, डीडवाना, कुचामन, यानी ये 3 झीलें, एक तो सांबर झील है, डीडवाना झील है और एक कुचामन झील है। नागौर व अजमेर के जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। यानी इनसे किस रोग की शिकायत रहती है? फ्लोरोसिस रोग की शिकायत रहती है, जिसे दांत पीले होना, जिससे मुख्य रूप से क्या होना? दांत पीले होना, पीठ झुकना, व्यक्तियों के कुब्बड़ निकलने की समस्या आदि कई कारण होते हैं। इसीलिए कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, होंच बेल्ट भी कहा, इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या होंच बेल्ट भी कहा जाता है। यानी जाइल से पुष्कर तक का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। यानी इस जो फ्लोरोसिस रोग या जो होंच बेल्ट वाला क्षेत्र है ये कहाँ से? जाइल से लेकर पुष्कर के बीच का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यानी गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन, या इसको बोलते हैं जवाई, लूनी जवाई बेसिन। यानी पाली, बिलाड़,
पाली, बिलाड़ा, जोधपुर, जालोर जिले में विस्तृत लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसे लूनी बेसिन या जवाई बेसिन भी कहा जाता है। किस नाम से कहा जाना जाता है? लूनी बेसिन या जवाई बेसिन भी कहा जाता है। और इसमें देखो कुछ मैं अन्य जानकारी भी देना चाहूँगा। इस क्षेत्र में जसवंत सागर, यानी इस क्षेत्र में कौन सा सागर? जसवंत सागर, जिस पर पिचियाग बांध, सरदार समंद, जवाई बांध, हेमावास बांध और नया गांव आदि बांध है वो निर्मित किए गए हैं। और जो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है वो काला भूरा डूंगर भी है। यानी जो लूनी बेसिन का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर क्या है? काला भूरा डूंगर भी है। 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ मोकलसर गांव बालोतरा से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी 56 पहाड़ियों, ये जो 56 की पहाड़ियाँ हैं समूह है, यानी 56 की पहाड़ियों का क्या है? समूह है। इनमें ग्रेनाइट पाया जाता है, यानी ग्रेनाइट शिस्ट की चट्टानें पाई जाती है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा, जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर जिसे नाकोड़ा भैरव भी कहा जाता है, यानी जो जैन धर्म का जो पार्श्व मंदिर है वो कहाँ पर है? बालोतरा नाकोड़ा पर्वत यहाँ है, जिसको क्या कहा जाता है? नाकोड़ा भैरव के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ हैं जालोर से जसवंतपुरा गांव के क्षेत्र में स्थित है। यानी जो जालोर की जो ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? जालोर के जसवंतपुरा, यानी जालोर के जसवंतपुरा गांव के क्षेत्र में स्थित है। और जालोर की जो पहाड़ियाँ हैं वो सुंदा पर्वत 991 मीटर है, डोरा पर्वत है वो 869 मीटर है, और इसराना भाकर है 839 मीटर है, रोजा भाकर है जो 730 मीटर है, झारोल है वो 588 मीटर है, और सुंदा पर्वत व सुंदा यानी सुंदा या सुंडा माता मंदिर है वो जालोर में स्थित है, जहाँ 2006 में राज्य का पहला क्या आरंभ किया था? रोपवे प्रारंभ किया था। 56 की पहाड़ियों में पीपलूद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। यानी इन 56 की पहाड़ियों में पीपलूद गांव में या पीपलूद क्षेत्र में बालोतरा, यहाँ पर कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। तो पीपलूद बालोतरा रेगिस्तान का माउंट आबू, पीपलूद बालोतरा रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? लघु माउंट आबू भी कहते हैं। सेंदड़ा ब्यावर, सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार चट्टानें मौजूद है। सेंदड़ा ब्यावर में कौन सी चट्टानें मौजूद है? सर्पाकार चट्टानें मौजूद है। मालानी आग्नेय सेल समूह, अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? मालानी आग्नेय सेल समूह क्षेत्र है। मुख्यतः सिवाना बालोतरा जालोर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोइड्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुमंदाकार और इनशेलबर्ग रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानें, यानी इनशेलबर्ग कौन सी चट्टानें होती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली जो खड़ी चट्टानें होती है उन्हें क्या बोला जाता है? गुमंदाकार या इनशेलबर्ग कहा जाता है के रूप में पाई जाती है। इन शैलों के आधार पर जालोर सांचौर ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। यानी जो ये राइलोक्रम की जो चट्टानें हैं, यानी इनशेलबर्ग की जो चट्टानें हैं, इनके कारण ये ग्रेनाइट उद्योग है वो यहाँ पर खूब पनपा है जालोर और सांचौर में। और आबू पर्वत भी मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है। जो आबू पर्वत है मुख्य रूप से किन चट्टानों से बना है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। आज की हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। और ये हमारा IZ7 मुकेश स्टडी है वो हमारा चैनल है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।